नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान का जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण है। वो सच्चाई, सादगी और भोलेपन की मूरत है। वो पूरा दिन खेत में काम में लगा रहता है और अपने परिश्रम से धरती को सींचकर हरा भरा बनाता है, इसलिए तो उसे अन्नदाता कहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या आज के अन्नदाता में खास है। अधिक उपज के लिए मूंग और उड़द की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मछली पालन शुरू करने के लिए नए तालाब के निर्माण पर जानकारी। मूंग एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसकी खेती समस्त राजस्थान में की जाती है। जायद मूंग और उड़द की फसल इन दिनों फूल बनने की अवस्था पर है और इस समय मौसम के बदलाव के चलते इस फसल की विशेष देखरेख करना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है इस पर कीट और रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगता है, जो कि इसकी उपज में भारी कमी ला देता है। इसलिए मूंग और उड़द की फसल का सही प्रबंधन कैसे करना है, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर महतो से। आज बात करना चाहूँगा यहाँ दलहनी फसलों में मुख्य हैं यहाँ खरीफ के मौसम में जो लगते हैं मूंग और उड़द। और सबसे बड़ी बात है मूंग और उड़द के फसलों में कि ये साल में 2 बार लगते हैं। एक गर्मा में लग सकते हैं और दूसरा इसका जो मेन सीजन है खरीफ उसमें लगते हैं। तो आज मैं बात करूँगा गर्मी में लगने वाली मूंग और उड़द फसलों का प्रबंधन किस तरह से करें। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। और जो किसान इस फसल को अभी तक लगा चुके हैं उसमें अभी 1-2 फसल प्रबंधन है जो जिसको कि बहुत ही करना आवश्यक है, जैसे कि निकाई गोड़ाई। हालांकि ये गर्मी में लगता है और पानी का उस समय कम उपलब्धता होती है, तो इसमें खरपतवार का प्रकोप भी कम होता है, लेकिन फिर भी एक निकाई गोड़ाई जरूर कर दें ताकि मिट्टी ढीली हो जाए और जड़ों तक हवा का आवाजाही बना रहे, ताकि पौधा का विकास ज़्यादा हो। और अगर पौधा का विकास ज़्यादा होगा तो उसमें फलियां भी अच्छे बने लगेंगे। इसके अलावा जब उसमें फूल आने लगें तो उस समय 1-2 पानी ज़रूर दे दें ताकि पानी की जो उपलब्धता है उसके अनुसार पौधा अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सकें। जैसा कि आपने बताया जो मूंग फसल है उसमें जो पीली चितकबरा रोग है ये मुख्य रोग है इस फसल में। ये कभी कभी उड़द में भी आ जाती हैं, लेकिन मूंग के लिए ये मुख्य रोग हैं। इसके अलावा एक रोग और होता है जिसको हम लोग सफ़ेद चूर्णी रोग बोलते हैं। तो सफ़ेद चूर्णी रोग जैसे ही बादल छाने लग जाते हैं मौसम में, उस समय ये रोग अपने चरम में अवस्था में पहुंच जाता है। जो हम लक्षण की बात करेंगे, लक्षण में मुख्यतः सफ़ेद चूर्ण पत्तियों में दिखाई देने लग जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में के ऊपरी सतह पर ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे ये जब पूरा बढ़ जाते हैं पत्तियों में, पूरा पत्तियों को सुखा देते हैं और अंततः ये पूरा पौधा सूख के नष्ट हो जाता, मर जाता है। तो इस तरह इसमें फली नहीं आ पाता है, जिसके चलते उत्पादन में क्षति होता है। इसके अलावा और जो पीला रोग बताए हैं, पीला चित्तीदार रोग, उसमें मुख्यतः पत्तियों का सतह में लगने वाली रोग है ये भी। इसमें पीली
पीली चितकबरा टाइप का एक बन जाता है उसमें पत्तियों में। प्रारंभिक अवस्था में ये छोटे छोटे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं और कभी कभी ये धब्बे के चारों ओर हरा रंग का धब्बे भी हो जाते हैं और पूरे पौधों को धीरे धीरे मार देते हैं, पत्तियां नीचे गिरने लग जाती हैं और इसमें इस तरह के पौधों में जो फलियां बनता है वो छोटे होते हैं, सिकुड़न के साथ होता है फलियां, और उसमें जो बीज बनते हैं बहुत ही कम लगते हैं। इसकी प्रबंधन के लिए इसका सबसे पहले मुख्य बात है, इसमें रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें, रासायनिक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। हम कार्बेंडाजिम नामक एक दवाई होती है वो उसको हम छिड़काव करते हैं, या एक इंडोक्साकार भी दवाई होती है या इमिडाक्लोप्रिड, इसको 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के अच्छी तरह छिड़काव कर देने से इसमें रोग से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक तो सबसे महत्वपूर्ण कीट है इसमें सफ़ेद मक्खी, जो कि एक जो पीली चितकबरा रोग है उसको फैलाता है, तो उसको हमें उसको बचाना चाहिए फसल को अपने। इसके अलावा एक भुआ पिल्लू का भी प्रकोप होता है इस फसल में। छोटे अवस्था में ये पत्तियों के नीचे झुंड में रहते हैं, पत्तियों को खा के नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह के पौधे में बीजों का विकास कम होता है, फलियां नहीं बनते हैं। तो इनके बचाव के लिए प्रबंधन है, जब ये छोटे अवस्था में रहें आप सुबह सुबह खेतों में एक बार घूम लें, वो पत्तियों को खा के उसको जालीदार बना देते हैं। उस तरह के पत्तियों को हम निकाल लेते हैं और बोरा में डाल के दूर उसको नष्ट कर देते हैं या जला देते हैं। फली छेदक कीट सभी दलहनी फसलों में लगती है। उड़द मूंग में भी ये समस्या काफ़ी देखा गया है, ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। फलियां जब पकने लग जाती हैं या जब बनने लग जाती हैं, तो इनके बचाव के लिए इंडोक्सा कार्ब एक दवाई आती है, बहुत ही कारगर दवाई है। इसकी मात्रा बहुत ही कम लगता है, 0.5 ml प्रति लीटर पानी में इसको घोल के आप खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और इस फली छेदक से आप बचाव कर सकते हैं। पहले मछली पालन उद्योग मछुआरों तक ही सीमित था, किंतु आज ये सफल और प्रतिष्ठित लघु उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह एक लाभकारी व्यवसाय होने के कारण इसे प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनाए हुए हैं और अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। आप भी अगर व्यवसाय को करना चाहते हैं तो ये समय नए तालाब निर्माण के लिए सही है। मत्स्य विभाग से संपर्क करके योजनाओं की जानकारी लें और नए तालाब का निर्माण करवाकर मछली पालन करें। तो नए तालाब निर्माण में क्या क्या सावधानियां रखनी है, देखिए कार्यक्रम के इस अंश में। नए तालाब का निर्माण। हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन प्राय गांव एवं कस्बा में निर्मित पारंपरिक तालाबों में, जो कि मुख्यतः सामुदायिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया, में किया जाता रहा है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। तालाब मत्स्य उत्पादकता में बड़ी खाई के प्रमुख कारणों में तालाबों का वैज्ञानिक तरीके से निर्मित न होना भी प्रमुख है। देश में नीली क्रांति के फलस्वरूप गुजरे जमाने का मत्स्य पालन का स्थान अब एक्वाकल्चर यानी जल कृषि ले चुका है। समृद्धि का पर्याय बन चुकी जल कृषि अपने में असीम संभावनाएं समेटे है। यह संभावनाएं अपने प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए विवेकपूर्ण दोहन से वरदान साबित हो सकता है। अतः किसान भाइयों, जल कृषि के उत्पादकता एवं उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु नए तालाब निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थल का चयन। तालाब निर्माण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण हेतु स्थल के चयन पर ही निर्भर करती है। स्थल का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जल स्रोत। जल कृषि हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले प्रदूषण रहित जल की आबाद उपलब्धता होनी चाहिए।
जल स्रोत में सस्ता, नदी, नहर, जलाशय, झील, वर्षा जल, कुआं एवं भूजल यानी बोरिंग प्रमुख हैं। इनमें से कोई भी स्रोत का चयन किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, बशर्ते कि चयनित जल स्रोत प्रदूषित न हो। मिट्टी की गुणवत्ता। तालाब निर्माण के पूर्व प्रस्तावित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता का जांच अत्यंत ही आवश्यक है। मोटे तौर पर चयनित स्थल की मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी का रिसाव यानी कम से कम हो। इसके लिए क्लेई, सिल्टी क्लेई एवं क्लेई लोम जैसे मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। बलुई मिट्टी वाले स्थल का चयन तालाब निर्माण हेतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में अत्यधिक जल रिसाव के साथ साथ बांध आदि बनाने में भी काफी दिक्कत एवं खर्चीला होता है। प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी की गुणवत्ता किसान भाई आसानी से परख सकते हैं। इसके लिए प्रस्तावित भूभाग में 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर आकार का गड्ढा काफी होता है। जांच हेतु गड्ढे से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उसका गोला बना लें। गोले को थोड़ा ऊपर फेंककर हथेली पर लेवें। अगर गोला चूर चूर हो जाए तो समझना चाहिए कि मिट्टी तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है। अगर गोले में थोड़ी कम विकृति के बाद टूट फूट न हो तो समझना चाहिए कि मिट्टी में क्ले की उपयुक्त मात्रा है एवं स्थल तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल यथासंभव सड़क मार्ग से सटे या बगल में होना चाहिए, ताकि बरसात के समय भी आसानी से तालाब पर जाया जा सके। इसके अलावा प्रस्तावित स्थल का चयन बाढ़ अप्रभावित क्षेत्र में निचली किस्म की जमीन में करना चाहिए, ताकि तालाब निर्माण में लागत खर्च कम हो। तालाब का प्रकार। आधुनिक जल कृषि की विभिन्न प्रणालियों के मद्देनजर प्रचलन प्रविधि के अनुसार तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब आकार में छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1000 से 3000 वर्ग मीटर एवं गहराई 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के तालाब में मत्स्य स्पोन, पौना से फ्राई मत्स्य बीज तैयार की जाती है। दूसरा है रियरिंग या पालन तालाब। रियरिंग तालाब का क्षेत्रफल 3000 से 5000 वर्ग मीटर का होता है एवं गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। इसमें फ्राई अंगुलिकाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टोकिंग तालाब। संचयन तालाब का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कितना भी बड़ा हो सकता है एवं गहराई 2 मीटर से 2.5 मीटर की होती है। इसमें अंगुलिकाएं फिंगरलिंग का संचय कर बाजार योग्य मछली तैयार की जाती है। तालाब का आकार। यूं तो तालाब विभिन्न आकार का हो सकता है, परंतु आधुनिक जल कृषि हेतु तालाब का आकार आयताकार प्रबंधन की दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त माना जाता है। तालाब निर्माण के समय तालाब की लंबाई की दिशा इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि प्रचलित हवा की दिशा की संधि में हो। तालाब की खुदाई एवं बांध निर्माण। प्रस्तावित स्थल पर वास्तविक तालाब निर्माण हेतु मिट्टी कटाई का कार्य ट्रैक्टर, बुलडोजर या मजदूर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। छोटे तालाब जैसे नर्सरी एवं रियरिंग तालाब निर्माण हेतु मजदूर से ही मिट्टी कटाई का कार्य करना चाहिए, जबकि बड़े तालाब यानी संचयन तालाब निर्माण हेतु सुविधानुसार बुलडोजर या ट्रैक्टर का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। तालाब की खुदाई करते समय तालाब के चारों तरफ भीतरी किनारे में उचित स्लोप या ढाल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की कटाई करते समय खासकर किनारे में मिट्टी सीधा या खड़ा न काटकर क्षेत्र तिरछा होना चाहिए। तालाब में उचित स्लोप रहने से जल भरण के पश्चात कालांतर में मिट्टी कटाव से वर्म, अंगनई एवं बांध तथा तालाब के किनारे के बीच के भूभाग को कहा जाता है, जिसका बांध की सुरक्षा के साथ साथ जल कृषि से जुड़े अन्य प्रबंधकीय कार्यों का संपादन की दृष्टिकोण से काफी महत्व है। वर्म की चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। तालाब के बांध का निर्माण करते समय प्रस्तावित भूभाग की भौगोलिक स्थिति, तालाब में अधिकतम टिकाऊ जल की गहराई, उस क्षेत्र में जल जमाव की अधिकतम ऊंचाई इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। बांध की ऊंचाई वहां के अधिकतम जल जमाव से 60 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। साथ ही बांध के ऊपर चलने फिरने हेतु कम से कम 3 से 4 फीट जगह अवश्य होनी चाहिए। बांध बनाते समय स्लोप का भी ध्यान रखना चाहिए।
इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार स्लोप 1:1:25 से 1:2:25 तक हो सकता है। बांध बनाते समय प्रत्येक 1 फीट मिट्टी के भरण के पश्चात पानी से हटा दें एवं उसे अच्छी तरह से रोलर या पाटा चलाकर मिट्टी को बैठा दें। इस तरह जब बांध निर्धारित ऊंचाई तक पहुंच जाए तब बांध के ऊपर एवं साइड में घास अवश्य लगा दें, ताकि बरसात के समय मिट्टी कटाव एवं तालाब को असमय भरण से बचाव हो सके। इस बताए गए नीतिगत सिद्धांतों के अलावा तालाब निर्माण में व्यवहारिक पहलू का भी ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, तालाब निर्माण में लागत खर्च कम से कम हो। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की खुदाई का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि यथासंभव उतनी ही मिट्टी की कटाई का कार्य हो, जिससे कि बांध का निर्माण पूरा हो जाए। दूसरा, जल आगमन एवं निकासी तंत्र का खाका आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित स्थल की वास्तविक भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार किया जाए ताकि जल भंडारण एवं निकासी में आसानी हो। तीसरा, अगर प्रस्तावित स्थल पर मत्स्य प्रक्षेत्र या फार्म बनाने की योजना हो तो नर्सरी एवं रियरिंग तालाब स्थल के ऊपरी हिस्से में एवं संचयन तालाब का निर्माण निचले हिस्से में करना चाहिए। इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर अगर नए तालाब का निर्माण किया जाए तो निश्चय ही तालाब तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त एवं उपजाऊ होगा, जिसमें टिकाऊ जल कृषि पर किसान भाई अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। हवा की गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पश्चिमी से दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने तथा अधिकतम तापमान 40 से 42 एवं न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ ही वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 53 से 65% तक और न्यूनतम 11 से 16% रहने की संभावना है। इस समय वातावरण का तापमान अधिक है एवं नमी कम है, जिससे कीटों व बीमारियों का प्रकोप कम होता है, अतः अनावश्यक रूप से कीटनाशियों का प्रयोग नहीं करें। इस समय वातावरण में तापमान व हवा की गति अधिक होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ सकती है, अतः मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए सब्जियों व फसलों में सिंचाई के अंतराल को कम कर 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। जिन किसानों के खेत खाली हो गए हो वे खेतों की गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें, जिससे गर्मी के कारण कीटों के अंडे नष्ट हो जाएंगे और वर्षा का पानी खेत में गहराई तक जा सकेगा। खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाकर परीक्षण करवाएं। खेतों की उर्वरकता बढ़ाने हेतु हरी खाद की फसलों की बुआई करें, जैसे ढैंचा सनई। भिंडी में तना व फल छेदक के नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 2 मिलीलीटर या थारोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मिर्च की रोपाई के 1 माह बाद 40 से 44 किलो यूरिया तथा 45 दिन बाद 40 से 44 किलो यूरिया पुनः डालें। सिंचाई कर तथा निराई गुराई आवश्यक रूप से करें। खाली खेतों में गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मालपुर, जिला करौली के कृषक हरकिशुन शर्मा ने। यह डोमेस्टिक सोलर कुकर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो हरकिशुन शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
सूरज की रोशनी से जो गर्मी मिलती है, उस गर्मी का उपयोग हम अनेक कामों के लिए कर सकते हैं और उसमें खाना पकाने के लिए सौर कुकर एक ऐसा उपकरण है जिससे कहीं पर भी किसी भी जगह हम खाना पकाकर और उसका लकड़ी की बचत कर सकते हैं या गैस की बचत कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक उपकरण है जिसमें एक ये कांच लगा हुआ है और एक दूसरा ये ग्लास यहाँ पर लगा हुआ है। इस मिरर से जो भी धूप इस पे गिरती है वो और इसके ऊपर जो धूप गिर रही है, उन दोनों की गर्मी अंदर इसके अंदर तक चली जाती है। पूरा अंदर आप देख रहे हैं कि काला रंग किया हुआ है, तो काला रंग गर्मी को अवशोषित करता है। जितना गर्मी है वो उसमें अपने ऊपर ले लेता है काला रंग। और 4 इसके अंदर अलग अलग तरह के अपन किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, चाहे चावल ले लें, दाल ले लें, सब्जी ले लें। इस तरह के 4 कंटेनर्स इसके अंदर हैं। तो एक परिवार के लिए ये चारों कंटेनर्स में खाना पकाने के हिसाब से सामग्री रख दी जाती है। और लगभग अच्छी गर्मी होगी तो लगभग 40 मिनट 50 मिनट और नॉर्मल होगी तो लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर हम इसके अंदर खाना तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में बिजली और लकड़ी की बचत करने के लिए डोमेस्टिक सोलर कुकर खाना बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब आइए जानते हैं डोमेस्टिक सोलर कुकर की कार्यविधि क्या है और इसकी कार्य करने की क्षमता एवं कीमत कितनी है। वो इस प्रकार से है। सबसे बड़ी बात, सबसे फायदेमंद बात यह है इसमें कि कोई लकड़ी किसी तरह की ऊर्जा दूसरी नहीं लग रही है, लेकिन इसमें कभी जलने की भी दिक्कत नहीं आएगी। कितनी भी देर तक इसमें पड़ा रहे सामान, खाद्य पदार्थ, कभी भी वो जलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो नमी है वो नमी इसके अंदर बनी रहती है। तो गर्म रहता है हमेशा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक इसके अंदर पड़ा रहेगा। अगर हम इसका ढक्कन बंद करके इसको छोड़ दें तो वो गर्म रहेगा और जब हम चाहें तब उसमें से इसमें सामग्री निकाल सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको इससे जो पौष्टिकता मिलती है खाने की चीज़ों की, वो पौष्टिकता जनरली हम जो पकाते हैं उसमें नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें वो प्रेशर कुकर के माध्यम से वाष्प के साथ, भाप के साथ बाहर निकल जाती है। तो इसका स्वाद कुछ अलग है होता है और अच्छी पौष्टिकता के साथ हम इसको काम में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है। इसकी जो कीमत है लगभग 3000 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। खाना पकाने के लिए अगर ईंधन की बचत कर रहे हैं तो वो कॉस्ट 8 महीने से लेकर और 1 साल के अंदर अंदर हम वापस वसूल कर सकते हैं। ज़्यादा इसकी रखरखाव की भी आवश्यकता नहीं है। रखरखाव में केवल इतना ही ध्यान रखना होगा कि साल में 1 बार हम इसके अंदर काले रंग का पेंट कर दें। और दूसरा, जब इसका उपयोग करें तो हमारे को इसको इस तरह से रखना होगा कि सूरज की रोशनी सीधी इस पर पड़े। इसके लिए इसको हम थोड़ा सा घुमा के और इसको भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके और इसको टिल्ट करके और रख सकते हैं। तो इसका उपयोग इस तरह से करके और दोनों समय, सवेरे और शाम, दोनों समय हम इसका खाना पकाने का काम इससे कर सकते हैं। केवल इतना ही ध्यान रखना होगा कि जब हमारे को खाना चाहिए उससे घंटे भर पहले हम ये सोच लें कि इसमें हमको आज क्या पकाना है और उसमें वो चीज़ रखकर और छोड़ दें, तो वो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर खाद्य वो सामग्री तैयार हो जाएगी, पक के तैयार हो जाएगी। मूंगफली की तरह की चीज़ें, सेकने की चीज़ें जो हैं, मूंगफली सेकना है, बाटी सेकना है, या सर्दियों के दिनों में अगर दूध को जमाना है, दही बनाना है, तो ऐसे कामों के लिए ये बहुत अच्छा उपयोगी उपकरण और भी ज़्यादा इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बेला फूल की खेती कर महक बिखेरें और अच्छी आय कमाएं। पत्ती उत्पादन के लिए करें धनिया की खेती, कमाएं कम समय में अच्छी आय। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।